हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बता दूं मैं बहुत बढ़िया हूं और आज हम लोग लेकर आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिवीजन जो कि है यूनिट नंबर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 का। इसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये यूनिट आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो प्लीज़ इस रिवीजन को अच्छे से अटेंड कीजिएगा। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ प्रोविजंस को फटाफट रिवाइज करने वाले हैं, बहुत ही कम एग्जाम्पल्स के साथ इसको रिवाइज करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पर। परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट किसको बोला जाता है, तो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस बोला जाता है। अभी जो परफॉर्मेंस होती है ये ईदर परफॉर्म भी हो सकती है और ऑफर टू परफॉर्म भी हो सकती है, यानी कि आप या तो फिर अभी कर दो या फिर आप बाद में भी कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस पर। तो यहाँ पर दो तरह की परफॉर्मेंस दी गई है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और ऑफर टू परफॉर्म यानी कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके मॉड्यूल में अलग अलग जगह पर दिया हुआ था, बट इसको एक ही जगह पर लाकर रख दिया गया है नोट्स में। तो ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एंड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ये तीनों एक ही के नाम है। एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पर हैज़ डन वॉट ही हैड अंडरटेकन टू डू, जो भी उसने कहा था वो उसने कर दिया, इट्स कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस। और ईदर पार्टीज हैज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, ईदर मतलब दोनों में से किसी भी एक ने। फिर बात करते हैं यहाँ पर ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस की। तो प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट प्रॉमिसर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, यानी कि प्रॉमिसर ने तो बोला कि मैं अपनी परफॉर्मेंस कर देता हूँ, अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर देता हूँ, बट जो प्रॉमिस है उसने रिफ्यूज कर दिया। इसको बोला जाता है ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ पर आते हैं कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले इट मस्ट बी अनकंडीशनल, फ्री फॉर्म कंडीशंस होना चाहिए, मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस होना चाहिए। इसके बाद रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन गुड्स दिए जाने चाहिए एंड मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन, पार्ट के लिए नहीं चलेगा, मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। फिर आते हैं बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। अब दोस्तों ये जो यूनिट है ना, ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी समराइज करने में होती है इस यूनिट को, तो इसीलिए इन नोट्स को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें आप ये इस यूनिट को समराइज कर पाए अच्छे तरीके से। देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको समराइज किया गया है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, एनी एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन, डाउट, क्वेरी आपको सब दे दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पर आते हैं बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। कौन ऐसा है जिस जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, क्या सिर्फ प्रॉमिसर होता है या फिर कोई और भी लोग होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉमिसर हिमसेल्फ, प्रॉमिसर चाहे तो वो परफॉर्म कर सकता है, डेट्स ओके, ये तो सभी को पता था। बट क्या उसका एजेंट भी कर सकता है, क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है, क्या थर्ड पर्सन भी कर सकता है, एंड क्या जॉइंट प्रॉमिसर के केस में क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं, ये भी हम लोग को समझना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉमिसर हिमसेल्फ, जल्दी जल्दी से रीड कर लेते हैं। स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल और डिलीजेंस, यानी कि जैसे आपने पेंटिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिसर को करना पड़ेगा, बट बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट भी प्रॉमिसर भी फुलफिल कर सकता है। बट अगर पर्सनल स्किल वाला है तो फिर वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉमिसर है उसी को करना पड़ेगा, नॉट इवन एजेंट, नॉट इवन लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर बाउंड टू परफॉर्म इट। फिर बात करते हैं एजेंट। तो एजेंट के केस में कब एजेंट कर सकता है, जब वो कॉम्पिटेंट एजेंट हो। इसके बाद बात करते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकते हैं, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं कर सकते, अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पर्सन की। तो क्या थर्ड पर्सन कर सकता है, इफ एक्सेप्टेड बाय प्रोमिसी, यानी कि जिसको मिलने वाली है परफॉर्मेंस अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर बिल्कुल किया जा सकता है। हाउएवर प्रोमिसी आफ्टरवर्ड्स कैन नॉट एनफोर्स अगेंस्ट प्रोमिसर, यानी कि एक बार आपने किसी थर्ड पर्सन से जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्ट कर लिया तो जो प्रॉमिसी है वो चाहकर भी फिर प्रॉमिसर के ऊपर वो वापस से क्लेम नहीं कर सकता कि आपको परफॉर्म कर देना चाहिए। फिर बात करते हैं जॉइंट प्रॉमिसर्स की। तो जॉइंट प्रॉमिसर के केस में जॉइंटली फुलफिल करना चाहिए। इफ वन डाइज तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट डाइड पार्टनर प्लस रिमेनिंग प्रॉमिसर्स को फुलफिल करना चाहिए। सारे के सारे चले गए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पार्टनर्स को करना चाहिए या ऑल प्रॉमिसर्स को करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर एक बादल पॉइंट की। तो क्या ना कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल बी परफॉर्म बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, नो सच अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉमिसर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे की पॉइंट की। तो ये है सक्सेशन वर्सेस असाइनमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर समझने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट हम आपको एक नॉर्मल से तरीके से बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, ये जो सक्सेशन है ना, सक्सेशन ये है वो इनहेरेंट, वो है इनहेरिट प्रॉपर्टी, जो आपने इनहेरिट की हुई है ना, ये वो प्रॉपर्टी है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। अब पर जब ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आती है ना, तो यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर आपको असेट के साथ साथ लाइबिलिटीज़ भी मिलती हैं दोस्तों। बट कुछ चीज़ें होती है जीवन में जिनको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट्स। कोई कुछ चीज़ें होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट्स।
अभी जो गिफ्ट है ना दोस्तों, ये जो है ये फ्री फ्रॉम लाइबिलिटीज आता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग को बेनिफिट मिल रहा होता है गिफ्ट का। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सक्सेशन को आप याद रख सकते हैं एज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, एंड असाइनमेंट को आप याद रख सकते हैं एज गिफ्ट्स। चलिए सक्सेशन की बात करते हैं, तो व्हेन बोथ बर्डन एंड बेनिफिट्स आर ट्रांसफर्ड, इसको बोलते हैं सक्सेशन। बट जब सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं असाइनमेंट, व्हेन ओनली बेनिफिट्स आर ट्रांसफर्ड। एग्जांपल की बात करते हैं, सक्सेशन ऑफ फादर्स प्रॉपर्टी टू द सन आफ्टर डेथ ऑफ द फादर, तो वहां पर आपको लाइबिलिटीज भी मिलती है। बट अगर असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट्स ऑफ राइट टू रियलाइज द डेट्स फ्रॉम द डेटर, कि हमने बोला कि आप हमारे किसी डेटर से डेट्स जाकर रियलाइज कर लीजिए, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ राइट मिल रहा है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी। द लाइबिलिटी ऑफ द सन विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय हिम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सन है उसकी लाइबिलिटी कहाँ तक रहेगी, जहाँ तक कि उसने इनहेरिटेंस किया, जहाँ तक कि उसको अपने पापा की प्रॉपर्टी मिली हुई है। फिर बात करते हैं सम पॉइंट्स अबाउट जॉइंट प्रोमिसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइन में लाइन पढ़िए। कैन प्रोमिसी कंपेल एनी वन जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म, यानी कि ए बी सी एंड डी ने मिलकर साथ में प्रॉमिस किया हुआ था, क्या प्रोमिसी जिसको परफॉर्मेंस मिलने वाली है, क्या वो ऐसा बोल सकता है कि मुझे तो ए से ही परफॉर्मेंस चाहिए? यस, ऐसा कर सकता है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड एक्सप्रेसली, यानी कि अगर पहले से कहीं पर अच्छे तरीके से अग्रीड नहीं था तो वो ऐसा कर सकता है और ए को परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। कैन परफॉर्मर आस्क फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर जॉइंट प्रोमिसर, इन दिस केस अगर ए ने परफॉर्म कर दिया, क्या वो बी सी डी से कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकता है या फिर बी सी डी भी फ्री हो जाएंगे? नहीं, मांग सकता है, और किस रेशियो में मांगेगा? इक्वली, अनलेस कोई कॉन्ट्ररी अग्रीमेंट पहले से हो रखा हो या फिर कॉन्ट्ररी इंटेंशन हो। वॉट इफ एनी वन और मोर डिफॉल्ट, यानी कि कोई एक या बाकी के डिफॉल्ट कर देते हैं तो क्या, तो अदर्स वुड बियर द लॉस इक्वली, यानी कि अगर ए बी सी डी में से डी बोल देता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, तो ए बी सी को डी की भी लाइबिलिटी को इक्वली बॉन्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं। डज रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर डिस्चार्ज अदर जॉइंट प्रोमिसर्स एज वेल, यानी कि अगर किसी एक जॉइंट प्रोमिस को जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया गया तो क्या बाकी भी डिस्चार्ज हो जाते हैं? नहीं, दे आर स्टिल लायबल, ये ध्यान रखिएगा। और ये पॉइंट को तो आप बहुत ज़्यादा स्टार मार्क करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट बन जाता है, कभी कभी एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है। चलिए बात करते हैं टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, क्या सही जगह होगी, क्या सही समय होगा परफॉर्मेंस का, तो वो ध्यान रख लेते हैं। जहाँ पर हम लोग ने अग्रीड किया है कि कोई भी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है एंड कोई टाइम भी स्पेसिफाई नहीं किया, वहाँ पर विद इन रीजनेबल टाइम बेस्ड ऑन केस टू केस बेसिस। फिर बात करते हैं जहाँ पर एप्लीकेशन तो चाहिए बट टाइम स्पेसिफाई नहीं किया है, तो यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे एंड प्लेस एज अग्रीड। फिर बात करते हैं एप्लीकेशन ऑन सर्टेन डे टाइम एंड प्लेस, मतलब एप्लीकेशन पर भी है एंड ऑन सर्टेन डे टाइम एंड प्लेस पर भी है, तो अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट प्रॉपर प्लेस एंड विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस। फिर बात करते हैं नो एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन नहीं चाहिए, कोई प्लेस भी फिक्स्ड नहीं की, तो वहां पर क्या होगा, एप्लीकेशन पर तो होगा पर रीजनेबल प्लेस पर हो जाएगा परफॉर्मेंस। इन मैनर और एट टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रोमिसी, तो एज प्रिस्क्राइब्ड वैसा का वैसा होगा, ये तो सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा टॉपिक था तो हम लोगों ने इसको समराइज़ किया हुआ है कुछ 6-7 पॉइंट्स के अंदर, तो इसको प्लीज़ समझ के चलिएगा। 8 पॉइंट्स हैं टोटल, इसको आप अच्छे से समझ के चलिएगा, लाइन में लाइन रीड कीजिएगा। प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हमने भी आपको प्रॉमिस किया, आपने भी हमें प्रॉमिस किया, तो प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, जब तक कि वो रेडी नहीं है आपको भी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस वुड बी ईदर एज फिक्स्ड और हाउएवर द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स इफ नॉट फिक्स्ड, यानी कि अगर हमने बोला कि पहले ए बी को परफॉर्मेंस देगा या फिर बी ए को देगा, तो एज द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स वैसा किया जा सकता है, या फिर जैसा उन्होंने फिक्स किया होगा वैसा भी किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट, तो वन पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट, यानी कि कोई एक जो है वो ऐसा कोई इवेंट रोक रहा है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस रुक रही है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर भी आपको लगे कि एक अग्रीव्ड पार्टी है, एक को बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, तो वहाँ पर वो वॉइडेबल हो जाएगा, और वो चाहे तो एंटाइटल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन, यानी कि वो चाहे तो कॉम्पेंसेशन भी क्लेम कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन विच सेकंड परफॉर्मेंस डिपेंड्स नॉट परफॉर्म, यानी कि अगर ऐसा डिसाइडेड था कि ए जब बी को ये परफॉर्म देगा तभी बी कैपेबल होगा ए को परफॉर्मेंस देने में, यानी कि ए जब तक बी को परफॉर्मेंस नहीं देगा तब तक बी की परफॉर्मेंस वैसे भी पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो कैंसिल हो जाएगी और लायबल फॉर कॉम्पेंसेशन भी रहेगा, मतलब उसको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा अगर फर्स्ट वाले ने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया।
फिर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ टाइम फिक्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई टाइम फिक्स्ड था और उस टाइम पर आप नहीं दे पाए तो यहाँ पर वॉइडेबल होगा। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर दो कंडीशन बनती हैं, इफ टाइम इज एसेंशियल, इफ टाइम इज नॉट एसेंशियल। इफ टाइम इज नॉट एसेंशियल तो फिर वॉइडेबल नहीं होगा, बट यस कॉम्पेंसेशन जरूर देना पड़ेगा। एंड अगर टाइम है, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन अग्रीड अपॉन, यानी कि अगर आपने ऐसा बोल दिया कि जिस टाइम पर होना था उसके अलावा भी आपने कुछ एक्सेप्टेंस कर लिया, तो नो कॉम्पेंसेशन अनलेस एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस नोटिस इज गिवन ऑफ इंटेंशन टू डू सो। यानी कि अगर पहले से बोल कर रखा हुआ था कि अगर हम लोग टाइम चेंज करेंगे तो आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, तो फिर आप मांग सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्पेंसेशन भी नहीं मांग सकते हो। फिर आते हैं अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कोई इम्पॉसिबल एक्ट का था, तो अगर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी यानी कि शुरू से इम्पॉसिबल आपको पता है, या फिर सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग और पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी है, तीनों एक ही के नाम है, तो फिर क्या होगा। अगर आपको शुरू से पता है, तो अगर दोनों को पता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। दोनों को नहीं पता है बट इम्पॉसिबल है तो भी वॉइड होगा। नोन टू प्रोमिसर ओनली, प्रोमिसर को पता हुआ है तो कॉम्पेंसेशन इवन इफ कुड हैव बीन नोन विद रीजनेबल डिलीजेंस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर क्वेश्चन ने आपको लिख कर दे दिया कि रीजनेबल डिलीजेंस से तो पता चल सकता था, सामने वाले ही ने चेक नहीं किया, तो भी आप लायबल होगे, क्योंकि यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी का पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। इवन इफ कुड बी नोन विथ रीजनेबल डिलीजेंस, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, बाद में इम्पॉसिबल हो गया, सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग और पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल, तो इन सभी केसेस में इसको वॉइड करार कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बिल्कुल भी पॉइंट आपको भूलना नहीं है, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेवेंथ पॉइंट पर। तो सेवेंथ पॉइंट जो है वो है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू सर्टेन थिंग्स डेट आर लीगल एंड ऑल्सो सम अदर थिंग्स डेट आर इलीगल। यानी कि आपने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया, ए ने बी को बोला कुछ काम करने को, बी ने भी बदले में कुछ काम बोला, उसमें से कुछ इलीगल है कुछ लीगल है, तो जो लीगल वाला है वो तो वैलिड है, बट जो इलीगल वाला है वो वॉइड माना जाएगा। इसके अलावा ऑल्टरनेट प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल, यानी कि दो प्रॉमिस की, ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस की है और उसमें से एक इलीगल है, तो लीगल वाला वैलिड माना जाएगा, इलीगल वाला पहले की तरह वॉइड माना जाएगा। अब बात करते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की। ये एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझ लेंगे। चलिए बात करते हैं वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। वेयर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, अगर आपने बोल दिया से, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हमने बोला कि आप ऐसा बोलते हो, हमने बोला आप ऐसा बोल रहे हो कि यार 3-4 डेट ड्यू हैं हमारे। इनवॉइस नंबर 1 भी है जो कि 1 लाख रुपए से ड्यू है, इनवॉइस नंबर 2 भी है जो 2 लाख रुपए से ड्यू है, और इनवॉइस नंबर 3 भी है जो 3 लाख रुपए से ड्यू है। टोटल अमाउंट जो ड्यू है वो है 6 लाख रुपए का। और हमने आपको बोला कि यार हम आपको ना 5 लाख रुपए देते हैं, हम आपको 5 लाख रुपए देते हैं, और ये 5 लाख को ना आप इनवॉइस नंबर 2 एंड 3 में एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, इन 5 लाख रुपए को आप ऐसे एडजस्ट कीजिएगा। तो आपको कैसे एडजस्ट करना चाहिए, जैसा बोला गया है, मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, अगर आपने बताया गया है। अगर डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, किया ही नहीं है, ठीक है, डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, यानी कि अप्रोप्रिएशन तो करना है बट इंडिकेट नहीं किया, तो फिर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हो, यानी कि ये हो गया केस ए, ये हो गया केस बी। यहाँ पर डिस्क्रेशन के हिसाब से किया जा सकता है, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिस्प्यूटेड, अगर कोई डिस्प्यूटेड डेट है तो उसके ऊपर इस चीज़ को नहीं लिया जा सकता, उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता। अब आते हैं सी पॉइंट पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने अप्रोप्रिएट भी नहीं किया, किसी पार्टी ने, ना ए ने ना बी ने अप्रोप्रिएट ही नहीं किया, ठीक है, तो फिर क्या करना है, तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम चलना है, यानी कि जो पहले ड्यू था उसको पहले। इन दिस केस अगर 5 लाख रुपए की बात की जाती है तो पहले वो इनवॉइस नंबर 1 के अगेंस्ट सेटल होगा, फिर इनवॉइस नंबर 2 के अगेंस्ट सेटल होगा, फिर इनवॉइस नंबर 3 के अगेंस्ट सेटल होगा, बट इन दिस केस 1 लाख रुपए बाकी रह जाएगा। और अगर सेम टाइम पर है तो फिर प्रोपोर्शनेटली लगाना पड़ेगा, यानी कि 1:2:3 के रेशियो में उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़कर चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, हमारी टीम आप उस डाउट को रिजॉल्व कर देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज अगर अग्री कर जाएं तो उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो नोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर ओल्ड। नोवेशन ये वर्ड आया रेनोवेशन से। रेनोवेशन में आप लोग बोलते हो ना रीनोवेशन, नया बनाना, फिर से नया बनाना, तो नोवेशन मतलब नया बनाना। रेसेशन कैंसिल कर दिया अगर आपने। ऑल्ट्रेशन अगर आपने ओरिजिनल कैंसिल कर, अगर आपने ऑल्ट्रेशन किया है, टर्म्स में चेंज किया तो ओरिजिनल कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि क्या हम लोग इसमें नॉर्मल लैंग्वेज लिख सकते हैं कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, कैंसिल कर दिया, ओरिजिनल कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एक चीज़ समझिए, ICAI आपका लॉ का एग्जाम ले रहा है, राइट।
अब अगर आप लॉ के कीवर्ड्स ही वहाँ पर नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो इसीलिए जब तक कि ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा, आप श्योर हो कि आपको याद ही नहीं आने वाला है, तब आप नॉर्मल लैंग्वेज लिख सकते हो। अदरवाइज आपको एग्जाम में लॉ की लैंग्वेज जितना ज़्यादा पॉसिबल हो एटलीस्ट फॉर कीवर्ड्स ज़रूर ज़रूर लिखना चाहिए। फिर बात करते हैं प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, यानी कि प्रोमिसी चाहे तो वेव कर सकता है, तो मैं एक्सटेंड टाइम और रेमिट होली और इन पार्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रेमिट का मतलब होता है लेट गो। फिर आता है रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये सारे जो नोट्स है ना, ये हम लोग यूजुअल क्लास के अंदर बनाते भी हैं, बट यहाँ पर जब हम लोग इसको रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग को फटाफट लिख कर रखना पड़ता है ताकि उसको जल्दी जल्दी रिवाइज किया जा सके। चलिए बात करते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आपकी मॉड्यूल में ये दो अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए थे, हमने उसको मर्ज कर दिया। इसको अच्छे से हिंदी में एक सेंटेंस लिखा हुआ है उससे पढ़ते हैं। सामने वाले ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया, देन नो नीड टू परफॉर्म। सीधी सी बात है, उन्होंने एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर दिया तो नो नीड टू परफॉर्म, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। इफ एनी बेनिफिट्स रिसीव्ड, तो फिर उसको जरूर वापस करना पड़ता है, रिस्टोर करना पड़ता है। उसका वर्ड है रिस्टोर, वापस नहीं, रिस्टोर वर्ड है। ठीक है, अब आते हैं कम्युनिकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ये कब कंप्लीट होगी? ये वैसी होगी जैसे प्रपोजल की कम्युनिकेशन होती है, यानी कि व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन। फिर बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रॉमिस और रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। अब ये सेंटेंस बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता, एक बार फिर से पढ़िए। इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रॉमिस और रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, यानी कि अगर प्रोमिसी ने प्रोमिसर को रीजनेबल फैसिलिटीज़ नहीं दी, इससे हमने बोला हुआ था आप वहाँ पर जाइएगा, आपको स्टेज लगा मिलेगा, आपको गाना गाना है, स्टेज ही नहीं लगा मिला, तो ये कहाँ पर होगा? तो इसको पढ़ लेते हैं। रिसीवर ने गिवर को रीजनेबल फैसिलिटीज़ नहीं दी, देन गिवर दैट इज प्रोमिसर इज नॉट लायबल फॉर एनी नॉन परफॉर्मेंस, यानी कि इस केस में गाना गाने वाले को कोई भी तरीके का नॉन परफॉर्मेंस का चार्ज नहीं लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं इस चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक की, जो कि है डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब डिस्चार्ज कैसे कैसे हो सकता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म कर दो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज मतलब कैंसिल थोड़ी हो रहा है, डिस्चार्ज मतलब कंप्लीट हो रहा है, तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट, म्यूचुअल अग्रीमेंट करके भी बोल सकते हो कि इसको डिस्चार्ज मान लेते हैं आज की डेट में। डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब इम्पॉसिबिलिटी कब कब आती है? जब अनफोर्सिंग चेंज इन लॉ आ जाए, कुछ ऐसा था जो लॉ में चेंज आ गया और ये पहले से नहीं अनुमानित किया गया था। इसके बाद बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट था वो सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या यहाँ पर भी इम्पॉसिबल हो जाएगा? बिल्कुल यस। नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ प्री कंडीशन, यानी कि जो प्री कंडीशन है वो इधर नॉन एग्जिस्टेंस है या फिर कोई हुई नहीं है, नॉन अकरेंस है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, वॉर डिक्लेयर हो गया, इस केस में भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्या ये याद रखना एकदम मैंडेटरी है? बिल्कुल भी नहीं, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यस आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लॉ के चेंज में या फिर वॉर के चेंज में ऐसा हो जाता है, या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर के केस में ऐसा हो जाता है। अब डिस्चार्ज की बात करते हैं तो डिस्चार्ज में एक और पॉइंट आता है, डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर टाइम खत्म होने की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। मतलब अगर लिखा गया है कि 1 साल के अंदर परफॉर्म करना है और 1 साल के अंदर परफॉर्म नहीं किया तो वो भी लैप्स ऑफ टाइम के द्वारा डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कई बार बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है, से इंसॉल्वेंट हो गया सामने वाला, से उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। फिर बात करते हैं डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच कर दिया आप, चाहे वो एक्चुअल ब्रीच हो चाहे वो एंटीसिपेटरी ब्रीच हो, ये दोनों ही हम लोग जाके यूनिट नंबर 5 यानी कि ब्रीच में पढ़ने वाले हैं। तो एक्चुअल एज वेल एज एंटीसिपेटरी ब्रीच जो है वो हम लोग यूनिट नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। फिर बात करते हैं प्रोमिसी में वेव और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, यहाँ पे देखिए ऊपर आकर हम लोग ने पढ़ा था कि प्रोमिसी जो है वो चाहे तो वेव ऑफ कर सकता है। फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि इफेक्ट्स ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रॉमिस और रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, ये भी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आते हैं मर्जर ऑफ राइट्स। अगर एक इन्फीरियर राइट है और एक सुपीरियर राइट्स हैं तो किसको माना जाएगा? इन्फीरियर राइट्स जो है वो वैनिश हो जाते हैं और जो सुपीरियर राइट्स हैं वही काम करते हैं, यानी कि इन्फीरियर राइट्स जो है उसको परफॉर्म करने की, उसको इन्फोर्स करने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं बचती है। चलिए जल्दी से आते हैं यूनिट नंबर 4 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, जिसके अंदर एक्चुअल एंड ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस था। फिर हम लोगों ने पढ़ा बाय हुम अ कॉन्ट्रैक्ट में भी परफॉर्म, तो प्रोमिसर हिमसेल्फ, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पर्सन, जॉइंट प्रोमिसर। फिर हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कैन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल बी परफॉर्म बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इसका आंसर नो लिखा। फिर हम लोग आए सक्सेशन और असाइनमेंट पढ़ने पर, फिर हम लोगों ने कुछ जॉइंट प्रोमिसर्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े। फिर हम लोग आए टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस पर, फिर हम लोग आए परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पर, फिर हम लोग आए
यहाँ पर अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पर, अब ये जो दो हैं ये हेडिंग आपको रिवाइज करनी पड़ेगी परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से रिलेटेड, क्योंकि आपको कीवर्ड्स तो याद रखने पड़ेंगे बच्चों इसके। इसके बाद आते हैं, आपने पढ़ा अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इसका तो एग्जाम्पल भी ज़रूर याद रखिएगा ताकि आप एक एग्जाम्पल से इसको समझा पाओ। कई बार वर्ड्स में लिखने में इशू आता है, तो आप वर्ड्स में इसको शॉर्ट में लिख सकते हो और एक एग्जाम्पल यहाँ पर इनपुट कर सकते हो एग्जाम में। फिर बात करते हैं विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, तो हम लोगों ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा। एंड फाइनली हम लोग चले आए डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है यूनिट नंबर 4 को समझने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो कि सीए फाउंडेशन का एग्जाम देने वाले हैं या फिर सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हमारी टीम उसका ज़रूर रिस्पॉन्ड कर देगी। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो ये नोट्स आप ज़रूर हमारी वेबसाइट www.thelandoflearners.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको अभी के अभी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए सीधे सीधे लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। विद दिस वी क्लोज दिस सेशन, सी यू इन यूनिट नंबर 5। थैंक यू सो मच।